नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मैं आज हिंदुस्तान के सबसे जलते सुलगते मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। एक छोटा सा राज्य हिंदुस्तान का ऐसा है जो देश के कम से कम 2 दर्जन बड़े शहरों से छोटा है, और वहाँ हालत यह है कि वो पिछले 1.5 बरस से जल रहा है। 1.5 बरस से सामान्य जनजीवन वहाँ किसी ने देखा नहीं है। आगे कब सामान्य हो सकेगा मणिपुर, ये किसी को कल्पना नहीं है। हालत यह है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने चुनावी दौरे रद्द करके, आम सभाएं रद्द करके उनको दिल्ली लौटना पड़ा। दिल्ली लौटकर उन्होंने केंद्र और राज्य के अफसरों की एक बड़ी महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक की कि क्या किया जाए मणिपुर का। आज फिर एक बैठक कर रहे हैं वो, लगातार 2 दिनों में 2 हाई लेवल मीटिंग, ऐसा मैं अभी खबरों को देख कर आ रहा हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री है मणिपुर में, बीरेन्द्र सिंह। वहाँ पर हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है, 1.5 साल से एक पखवाड़ा और ऊपर हो गया है। आज 4 मई 2023 से वहाँ बवाल चल रहा है, हिंसा चल रही है, अभूतपूर्व हिंसा चल रही है। कोई देश के बाहर के घुसपैठिए हिंसा नहीं कर रहे हैं। मणिपुर के 2 भीतरी तबके जो हैं, समुदाय जो हैं 2, एक मैदानी इलाकों में, राजधानी इम्फाल और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में रहने वाला मैतेई समुदाय है, और एक पहाड़ों में रहने वाला कुकी समुदाय है। कुछ एक और आदिवासी भी हैं उनके साथ। इनके बीच में 4 मई से एक भयानक तनाव चल रहा है। मैंने बीच में आंकड़े गिनना बंद कर दिया था, लेकिन मेरी पिछली याद के मुताबिक 150 के करीब लोग या उससे ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए हैं मणिपुर में। इसकी शुरुआत हुई, मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि मणिपुर की सरकार केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजे कि जो मैतेई समुदाय है वहाँ का, जो अभी उच्च वर्ण में आता है, उसको आदिवासी दर्जा दिया जाए। मैतेई वैसे भी वहाँ सत्ता पे काबिज हैं, उनके एमएलए ज़्यादा हैं, उनके मंत्री ज़्यादा हैं, उनके अफसर ज़्यादा हैं, कारोबार उनके हाथों में है, सब कुछ मैतेई समुदाय के हाथ में है, जो कि आदिवासी नहीं है। वो आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रहे थे, और मणिपुर के हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजे कि गैर आदिवासी मैतेई समुदाय जो है उसको आदिवासी दर्जा दिया जाए। बहुत बाद जाकर, महीनों के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मणिपुर हाईकोर्ट को ऐसा कहने का कोई अधिकार ही नहीं था, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ये मामला। ये बात कहने में सुप्रीम कोर्ट को 150 लाशें लगी, 150 लाशें लगी। उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट के मुंह से निकला कि मणिपुर हाईकोर्ट को तो ये अधिकार ही नहीं था। भारत का उत्तर पूर्व वैसे भी थोड़ा नाजुक इलाका है, इसलिए कि पड़ोसी देशों से उसकी सरहद लगी हुई है। अरुणाचल की सरहद लगी हुई है चीन से, बड़ी लंबी सरहद है। असम की लगी हुई है बांग्लादेश से। मणिपुर की लगी हुई है म्यांमार से। और भी प्रदेश हैं, उनमें से किसी और की भी थोड़ी बहुत सरहद लगी होगी, तो मैं सबको नहीं गिना रहा हूँ, लेकिन कम से कम ये 3 देश जो हैं पड़ोस के, इनके साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। कुछ महीना पहले तक तो बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन शेख हसीना की सरकार को पलटने के बाद वहाँ जो नई सत्ता आई है वो भारत की हिमायती नहीं है। तो कम से कम 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनसे लगे हुए हैं उत्तर पूर्व के राज्य, और
इन सरहदी राज्यों में अगर इतना बड़ा असंतोष चल रहा है, इतनी बड़ी हिंसा चल रही है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, एक पखवाड़ा और ऊपर हो गया, 4 मई 2023 से आज तक मणिपुर शांत नहीं हो पाया है। वहाँ मैतेई और कुकी समुदायों के बीच में ऐसी भयानक तनातनी चल रही है कि एक दूसरे के लोगों को किडनैप करना, एक दूसरे के लोगों के साथ में बलात्कार, एक दूसरे के लोगों की हत्या, मैं अलग अलग गिनना नहीं चाहता हूं कि किस समुदाय ने कितना किया है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि पड़ोस के म्यांमार से सरहद पार करके बहुत सारे हथियार आ रहे हैं। 2 दिन पहले हालत ये हुई है कि मंत्री और विधायक, इन लोगों के घर जला दिए गए। राजधानी इम्फाल में इनके घर जला दिए गए। जो मारे जा रहे हैं लोग सुरक्षा बलों की गोलियों से, उनका पोस्टमार्टम करने के लिए उनको असम ले जाया जा रहा है, क्योंकि मणिपुर में मुमकिन नहीं है। मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है, लेकिन मुमकिन नहीं है। तो असम ले जाकर करवाया जा रहा है। तो वहाँ इकट्ठे हो जा रहे हैं मणिपुर के लोग, कुकी आदिवासी इकट्ठे हो जा रहे हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में। जाहिर है कि सुरक्षा बलों की गोलियों से अभी 10 या 12 लोग जो मारे गए वो तमाम कुकी आदिवासी थे। तो इसलिए उनकी भीड़ असम में इकट्ठा हो गई थी। तो बाद में वहाँ पोस्टमार्टम के बाद उन लाशों को प्लेन से भेजा गया इम्फाल। सड़क के रास्ते लाना मुमकिन नहीं है। सड़क के रास्ते कहीं आना जाना मुमकिन नहीं है। मुझको ध्यान पड़ता है कि 4 मई 2023 से जो तनाव शुरू हुआ था और लाशें गिरना शुरू हुई थी और मकान जलना शुरू हुए थे, केवल इसी एक मुद्दे पर कि मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की सिफारिश राज्य सरकार केंद्र को करे, ऐसा फैसला मणिपुर हाईकोर्ट ने दिया था। उसके खिलाफ ये उपद्रव चालू हुआ और दोनों समुदायों के बीच बड़ा टकराव हुआ। मैं साल भर पहले की बात बतला रहा हूँ, आज की ताज़ा बात नहीं। अब तो और ख़राब हालत है। साल भर पहले ये हालत थी कि जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे कुकी आदिवासी अधिक हैं, वहाँ मैतेई रह नहीं सकते। सरकारी कर्मचारी हैं, अगर कोई मैतेई वहाँ पे, वो छोड़कर इम्फाल आ गए जहाँ पे मैतेई बसे हुए हैं। और राजधानी इम्फाल में जहाँ पर मैतेई बहुतायत है, वहाँ पे अगर कोई कुकी सरकारी कर्मचारी थे तो उनको छोड़कर पहाड़ी इलाकों में जाना पड़ा जहाँ कुकी आबादी है। पूरी तरह से विभाजन हो चुका है वहाँ पे। समाज का, जाति का, लोगों का विभाजन हो चुका है। जो सबसे बेअसर हो चुके हैं वो विधायक, वहाँ के मंत्री बेअसर हो चुके हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भाजपा के हैं, वो, उनके ऊपर भरोसा नहीं रह गया। उनके ऊपर पहले केवल कुकी लोगों को भरोसा नहीं था, अब शायद वहाँ मैतेई लोगों को भी भरोसा नहीं रह गया। हर कोई उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। और वो हैं कि वो हटने को तैयार नहीं है। हटने को तैयार नहीं है बीरेन सिंह। केंद्र में उनकी सरकार है। मुझको ये नहीं मालूम कि यहाँ किसी और दल की अगर सरकार रहती तो क्या केंद्र सरकार मणिपुर की सरकार को भंग करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाती। मुझको अंदाज नहीं है क्या करती। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रही है। वो कह रही है कि इस 1.5 बरस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश करके मणिपुर जाने से कतरा रहे हैं। ये बात सही है कि वो इस बीच में विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, पूरे देश में उन्होंने दौरा किया। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो इस 1.5 बरस में मोदी 1.5 दर्जन से ज़्यादा दूसरे देशों में जाके आए होंगे। बहुत तेज़ी से वो विदेश प्रवास करते हैं। अभी वो 3 दिन के विदेश प्रवास पे हैं, 3 अलग अलग देशों में गए हुए हैं। लगातार बाहर जा रहे हैं वो, लगातार। तो 1.5 बरस में मुझको नहीं मालूम वो 1.5 दर्जन देशों में गए हैं कि 2 दर्जन देशों में गए हैं, लेकिन बहुत देशों में गए होंगे।
देश के भीतर 2 दर्जन राज्यों में तो गए ही होंगे वो इस दौरान। अगर वो कहीं नहीं गए हैं तो केवल मणिपुर नहीं गए हैं। मैं थोड़ा हैरान होता हूं, कांग्रेस की बात कांग्रेस जाने। मैं कांग्रेस के बयान की वजह से ये बात नहीं कह रहा हूं। मैंने पिछले 1.5 बरस में कम से कम 1 दर्जन बार इस कैमरे के सामने मणिपुर के बारे में कहा है। कम से कम 1 दर्जन या 1.5 दर्जन बार मैं इस दौरान अखबार में संपादकीय लिख चुका हूं, एडिटोरियल लिख चुका हूं। मणिपुर को लेकर मेरी फिक्र बहुत है। मेरा मानना है कि भारत की रणनीतिक समझदारी के लिए भी मणिपुर को गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक सरहदी राज्य को इस तरह जलते छोड़ देना ठीक नहीं है कि वो राज्य रहने लायक नहीं रह गया है। केवल एक व्यक्ति मुझको याद पड़ता है, गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे तो वो केवल इम्फाल होकर आ गए थे, ऐसा मुझको याद पड़ रहा है। आपको ध्यान होगा उस वक्त शायद छत्तीसगढ़ से वहां भेजी गई राज्यपाल अनुसुईया उइके थी। अनुसुईया उइके ने इतनी निराशा जताई थी केंद्र सरकार के रवैये को लेकर। भाजपा की ही हैं वो। मोदी सरकार ने ही उनको छत्तीसगढ़ में राज्यपाल बनाया था। मोदी सरकार ने ही उनको मणिपुर भेजा था। राजभवन में रहते हुए उन्होंने अपनी घोर निराशा जाहिर की थी मणिपुर को लेकर, केंद्र सरकार के रुख को लेकर। ऐसा कम होता है और वो सतपाल मलिक जैसी बागी भी नहीं है बीजेपी के लिए कि वो राज्यपाल रहने के बाद हटते ही, वो तो राज्यपाल रहते रहते उन्होंने निराशा जाहिर की थी। कोई भी राज्यपाल रहे जो वहाँ पर है संवैधानिक प्रमुख मणिपुर की, वो अगर देख रही हैं कि रोज जल रहे हैं घर, मकान, चर्च, मंदिर जल रहे हैं, रोज लोगों की लाशें गिर रही हैं, मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं रह गया है प्रदेश की जनता का, और उसके बाद भी केंद्र कुछ नहीं कर रहा है, तो मुझको लगता है कि ये उनकी एक ईमानदार प्रतिक्रिया थी, ईमानदार भावना थी अनुसुईया उइके की जो सामने आई थी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मोदी नहीं गए मणिपुर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मोदी तक मेरी पहुँच नहीं है। मैं उनके दोस्त, उनके सलाहकार, उनसे भी मेरी कोई बातचीत नहीं है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मोदी मणिपुर जाने से कतरा क्यों रहे हैं। अभी तो वहाँ लपटें उठी हुई हैं, लेकिन बीच का कुछ अरसा ऐसा था जब थोड़ी बहुत शांति वहाँ कायम हो रही थी। शांति कायम नहीं हो रही थी, लपटें कुछ मंदी हुई थी। बीच का कुछ दौर ऐसा था, उसमें अगर चाहते तो मोदी जाकर आ सकते थे। क्यों नहीं गए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको अगर ध्यान होगा तो जिस दिन संसद का सत्र शुरू होने वाला था और मणिपुर के तनाव को, मणिपुर में लाशें गिरते कई महीने गुजर चुके थे, शायद 150 के करीब लोग मारे जा चुके थे मणिपुर में। पूरा प्रदेश रहने के लायक नहीं रह गया था और सुप्रीम कोर्ट एक आदेश टाइप करा रहा था। सुबह 10 साढ़े 10 बजे की बात थी। उसी समय सुप्रीम कोर्ट हुक्म देता है, फैसले टाइप करवाता है। जिस समय सुप्रीम कोर्ट फैसले टाइप करवा रहा था, ठीक उसी समय संसद का सत्र शुरू हो रहा था। तो संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए मोदी ने इतने महीनों में पहली बार मणिपुर शब्द अपनी जुबान से निकाला था। मैं उसको लेकर भी हैरान था। प्रधानमंत्री पहले व्यक्ति होने चाहिए थे मणिपुर के बारे में बोलने के लिए, लेकिन वो आखिरी व्यक्ति निकले। तब तक पूरा हिंदुस्तान बोल चुका था, पूरी दुनिया बोल चुकी थी। जिस तरह से 2 कुकी आदिवासी महिलाओं को नंगा करके, एक धज्जी उनके बदन पर नहीं थी और भीड़, गैर आदिवासी मैतेई लोगों की भीड़ ने इन 2 महिलाओं को जिस तरह से दबोच कर इनका नंगा जुलूस निकाला था, शायद इसके बाद इनको गैंग रेप के बाद मार डाला गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुलासे में जाना नहीं चाहता, यूट्यूब को आपत्ति होने लगती है। तो प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब टाइप होना शुरू हो गया, और जाहिर है प्रधानमंत्री तक इस जानकारी के पहुंचने के बहुत सारे जरिए हैं,
तो जब उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट आदेश टाइप करा रहा है और संसद शुरू हो रही है 5 मिनट के भीतर, 10 मिनट के भीतर, जहाँ पे सवाल किया जाएगा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर शब्द भी क्यों नहीं निकाला है जुबान से, उस वक्त उन्होंने कहा कि एक वीडियो जो देखा है देश के लोगों ने, उसको देखकर पूरे देश के नागरिकों का सिर शर्म से झुक गया है। मैंने कुछ नहीं कहा उस बात पर, प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने सुन लिया, लेकिन मुझको थोड़ी हैरानी हो रही थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार, देश में भाजपा की सरकार, इधर मोदी प्रधानमंत्री, उधर उनके बनाए हुए बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री। ऐसे में अगर 2 महिलाओं के साथ ऐसा सुलूक हुआ है जिसको देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हिल गया, पूरी दुनिया हिल गई, पूरे दुनिया के अलग अलग देशों से प्रतिक्रियाएं आने लगी। उस वीडियो का कुछ हिस्सा हमने फ्रीज करके स्क्रीनशॉट उसका डाला था यूट्यूब के एक वीडियो पे, तो यूट्यूब ने कई दिन तक हमारा वीडियो ब्लॉक कर दिया था। उतनी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर पाता है यूट्यूब भी, इसलिए हम वो आपको फोटो भी अभी नहीं दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश के लोगों को शर्मिंदगी है इससे। मैं समझ नहीं पाया कि इस नौबत के लिए जिम्मेदार कौन थे। क्या मैं भी जिम्मेदार था यहाँ बैठे इस नौबत के लिए? मेरा मणिपुर के शासन में कोई लेना देना नहीं है। कुकी मैतेई लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, जानते भी नहीं है मुझको। देश के आम नागरिकों का, शायद 139 करोड़ लोगों का, या शायद 25-50 हज़ार या शायद 2000 लोगों को छोड़कर जो सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, जो मणिपुर की सरकार में, कितने होंगे कुल मिलाकर? 1000 के भीतर। इनका सिर शर्मिंदगी से झुकना तो समझ में आता है, लेकिन पूरे देश का, देश के हर नागरिक का सिर शर्मिंदगी से झुकने की बात अगर प्रधानमंत्री ने की थी, मुझको पल भर के लिए लगा था कि उन्होंने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको सबको बांट दिया। उन्होंने अधिकार तो नहीं बांटा, कभी जिम्मेदारी बांट दी। मणिपुर में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी शर्मिंदगी की उन्होंने सबको बांट दी। चलिए ठीक है, आपने कह दिया, लेकिन उसके बाद से आज तक 1 साल हो चुका है, उसके बाद से अभी तक प्रधानमंत्री गए नहीं है मणिपुर। क्या कोई ऐसा देश हो सकता है? क्या किसी भी देश में कोई ऐसे प्रधानमंत्री, या जिन देशों में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, क्या वहां ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री उस प्रदेश में ही न जाए? दिल्ली में भी जो बैठक हुई थी बीच में कुछ अरसा पहले, जिसमें दोनों ही पक्षों के विधायकों को बैठाकर बात करने की कोशिश की गई थी, पता नहीं क्यों मुझको ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि वो बैठक जो है उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं थे। क्यों वो रूबरू नहीं आ रहे हैं? क्या ऐसी दिक्कत है? मणिपुर उन्हीं के देश का एक हिस्सा है, वो मणिपुर के भी प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर का मुख्यमंत्री उन्हीं का मनोनीत मुख्यमंत्री है, वो जिम्मेदार हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री के लिए। वो अपनी पार्टी के भी अगुआ हैं। अध्यक्ष ठीक है, अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन पार्टी के अगुआ तो नरेंद्र मोदी हैं। जब ये नौबत आ गई है कि अमित शाह को सारा चुनाव प्रचार छोड़कर, आम सभाएं छोड़कर दिल्ली लौटना पड़ रहा है, लगातार बैठकें करनी पड़ रही है, क्या किया जाए? फिर लाशें गिर रही हैं, फिर लोगों के अपहरण हो रहे हैं, फिर लोग अलग अलग समुदायों पे धरना दे के बैठे हैं। अब तो मंत्री और विधायकों के मकान जलाए जा रहे हैं राजधानी इम्फाल में। राजधानी में ये हाल है, क्या बच गया? अब आप मुझको बताइए, मंत्री और विधायकों के बंगले जलाने के बाद, मकान जलाने के बाद क्या बचता है? मैं किसी को कुछ सुझा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अपने सहज बुद्धि का इस्तेमाल करता हूं, तो मुझको लगता है कि वहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शायद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, ऐसे ही 3-4 लोग और होंगे मंत्री के ऊपर के जिनके बंगले बचे हैं। तो क्या उनके सुरक्षित रहते हुए सब कुछ सुरक्षित मान लिया गया है कि दखल नहीं दी जा रही है?
प्रधानमंत्री अभी फिर विदेश से लौट के आ जाएंगे? क्या फिर अगले विदेश प्रवास तक वो नहीं जाएंगे वहाँ पर? राहुल गांधी गए थे वहाँ पर, उनके जाने में उनको बताया भी गया था कि खतरा है यहाँ पर, कुछ शुरुआती दिक्कत भी आई थी। मैं किसी के ऊपर राजनीतिक दुर्भावना का शक नहीं कर रहा, वहाँ सरकार के काबू के बाहर थे हालात, तो उन्होंने कह दिया होगा राहुल गांधी को कि हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, आप जहाँ जाना चाहते हो। लेकिन गए थे राहुल गांधी गए थे, दोनों पक्षों के लोगों से मिले थे, राहत शिविरों में जाकर लोगों से बात की थी, हमदर्दी जताई थी, लोगों को गले लगाया था। यही करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है। अमित शाह भी जाते अगर शिविरों में, राहत शिविरों में, शरणार्थी शिविरों में, तो यही काम करते। तो राहुल गांधी थोड़ा आम लोगों से ज़्यादा मिलजोल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जाते तो वो भी गले मिल सकते थे वहाँ लोगों के। क्यों नहीं जा रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये हिंदुस्तान की आज की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ी चुनौती है मणिपुर। कोई और प्रदेश ऐसा नहीं बचा है जो इस कदर हिंसा से गुजर रहा हो। क्यों नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री वहाँ पर? आप अपने जब कभी आराधना करने बैठे हैं, आप आस्थावान हैं, तो आप अपने ईश्वर से पूछिएगा कि प्रधानमंत्री वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर का क्या होगा? म्यांमार की सरहद पे बसा हुआ मणिपुर, क्या ये किसी विदेशी दखल का शिकार हो जाएगा या हो चुका है? मैं हैरान हूं कि सरकार इसी मुख्यमंत्री को वहां बनाए रखने के लिए, बीजेपी के इसी मुख्यमंत्री को बनाए रखने के लिए क्यों इतनी आमादा है। मोदी इतने आमादा क्यों हैं कि वो मणिपुर नहीं जाएंगे, मणिपुर के बारे में नहीं बोलेंगे, बात नहीं करेंगे? क्यों देश के इस सबसे जलते सुलगते मुद्दे को सिर्फ अमित शाह के भरोसे छोड़ा गया है? वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो पर्याप्त सक्षम है इससे जूझने के लिए। लेकिन 29 मई 2023 को वहाँ वो गए थे, तकरीबन 1.5 बरस पहले। इस 1.5 बरस में कुछ भी नहीं निपट पाया है, तो जाहिर है कि उनके स्तर पर नहीं निपट पा रहा है। तो गृह मंत्री के ऊपर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कमान संभालनी थी, उनको बात करनी थी, लोगों से बुलाना था, बात करना था, जाना था मणिपुर। अपना ही देश है। ये ठीक है कि मणिपुर में दुनिया के बड़े बड़े जो नेता हैं, अलग अलग देशों के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ वो लोग तो मिलेंगे जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। अगर आप हमारा YouTube चैनल देखते हैं, आपको याद होगा तो राजधानी इम्फाल में एक मैतेई महिला, जो जन्म से मैतेई थी लेकिन जिसने शादी एक कुकी से कर ली थी, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उसके बच्चे को गोली लगी, तो एम्बुलेंस में उसको लेके वो राजधानी इम्फाल के सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के पास तक पहुंच गई थी। शायद आधा या 1 किलोमीटर दूर बच गया था। बच्चे की माँ मैतेई थी, पिता कुकी था, आदिवासी। मैतेई भीड़ ने उसको घेर लिया था। एम्बुलेंस को माँ, बेटे सहित एक महिला और भी थी, उसमें जिंदा जला दिया, एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया। मैंने उस बच्चे के पिता को, जो कि मिस्त्री है, राजमिस्त्री, मकान बनाने, दीवार चुनने का काम करता है, उसको मैंने ढूंढ के निकाला था असम में कहीं पड़ा था वो, जान बचाकर। उससे टेलीफोन पे मैंने इंटरव्यू किया था। आपको ऑडियो इंटरव्यू हमने अपने एक YouTube चैनल के बीच में सुनवाया भी था। उसको मालूम भी नहीं था कि उसके पत्नी का, बेटे का अंतिम संस्कार कैसे हुआ, हड्डियां कहाँ हैं उनकी। वो न आ सका, न देख सका, न लाशों को देख सका, अपने बेटे की, अपनी पत्नी की न लाश देख सका, न अंतिम संस्कार कर सका। उससे मैंने बात की थी। मुझको खुद को रोना आ रहा था उससे बात करते हुए। वो मुझसे ज़्यादा हौसले वाला था। जब तकलीफ़ एक सीमा से आगे बढ़ जाती है
तो वो हौसले में तब्दील हो जाती है और आपके पास में कोई विकल्प नहीं रहता। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना कहते हैं। उसका बर्दाश्त मुझसे ज़्यादा हो गया था। मैं दूर बैठ के भी ऐसी भयानक कहानियाँ असल ज़िंदगी की सुन नहीं पा रहा हूँ। मैंने कुछ और लोगों को भी इंटरव्यू किया था, ऐसे रिपोर्टर जो दिल्ली से वहाँ जाके मणिपुर की रिपोर्टिंग करके आए थे, आपको ध्यान होगा। मैंने यूट्यूब चैनल के लिए उनको भी इंटरव्यू किया था। अब मैं हैरान हूँ जिस तरह से एक बार फिर दोनों तबकों में अपहरण हो रहे हैं, हत्या हो रही हैं, लाशें गिराई जा रही हैं, जलाया जा रहा है सबको। और वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी जो है, सत्तारूढ़ गठबंधन जो है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वहाँ दूसरी पार्टियाँ जो है, क्षेत्रीय पार्टियाँ, उन्होंने भी बीजेपी को साथ दिया है इस गठबंधन में। उसमें से एक पार्टी ने कल अपना समर्थन वापस ले लिया है। सरकार गिर नहीं रही है उनके समर्थन वापस लेने से, अभी भी उनके साथ संख्या बल है। लेकिन सवाल यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के लोग बीजेपी को और बीजेपी के मुख्यमंत्री को छोड़कर हट रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी में उनके घर जलाए जा रहे हैं विधायकों के, मंत्रियों के। छोटी बात नहीं है ये। खुद सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों का भरोसा गठबंधन सरकार पर से उठ रहा है, मुख्यमंत्री पर से उठ रहा है। ये जो पार्टी अलग हुई है, इस पार्टी ने साफ साफ कहा है कि हमने लीडरशिप चेंज की डिमांड की हुई है। अगर लीडरशिप चेंज ना हो तो फिर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है। मुझको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। मुझको इससे फर्क पड़ता है कि किस राज्य में नागरिक महफूज हैं। मणिपुर में आज आम लोग जो हैं उनका जिंदा रहना मुश्किल है। सरकारी राहत शिविर के सामान पर कब तक जिंदा रहेंगे? काम धाम बंद हो गया है, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है, इलाज बंद हो गया है, नौकरी छूट गई है। सरकारी नौकरी में तो फिर भी लौट आएंगे, निजी नौकरियां छूट गई है, कारोबार खत्म हो गया है। कब तक चलेगा ये? पड़ोसी देश के दखल देने के लिए, घुसपैठ करने के लिए एकदम ही माकूल माहौल है। मुझको लगता है प्रधानमंत्री देश के प्रति जवाबदेह हैं इस बात को लेकर। क्यों मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? जरूरत पड़े तो वो महीने में एक बार जो कहते हैं अपने मन की बात रेडियो टीवी पर, एक बार बीच में और कह दें, बता दें मेरे सरीखे लोगों को कि उनके मन में क्या है, मन की कौन सी बात है जिसको लेकर वो मणिपुर नहीं जा रहे, अभी तक मणिपुर की चर्चा नहीं करते। ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान इतना बड़ा लोकतंत्र है, इस महान लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा नेता होता है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र का नेता कहलाता है प्रधानमंत्री भारत का। वो अगर अपने ही देश के सबसे बदहाल, सबसे जलते सुलगते लपटों में लाशों से भरे हुए राख का ढेर बन गए प्रदेश में अगर नहीं जा पा रहा है प्रधानमंत्री, मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री न केवल देश की जनता के प्रति बल्कि देश के इतिहास के प्रति भी, जो कि लिखा जाएगा, आज का इतिहास बाद में लिखा जाएगा, उसके प्रति भी जवाबदेह हैं। वो पूरी दुनिया के लिए भी जवाबदेह हैं। पूरी दुनिया जो है आज एक ग्लोबल विलेज हो गई है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की पार्लियामेंट जो है वो दूसरे देशों के मामलों पर भी चर्चा करती है। मुझको अगर ठीक याद है तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट भी एक वक्त पूरी दुनिया के मामलों पर चर्चा करती थी। तो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के प्रति भी जवाबदेह हैं इस बात को लेकर। क्या होगा मणिपुर का? मणिपुर के लोग कब तक अपने गांव में या दूसरे गांव में या दूसरे प्रदेश में, लगे हुए प्रदेशों में शरणार्थी बन के पड़े हुए हैं। दसियों हजार मणिपुरी अपने घर, अपने इलाके में लौट नहीं पा रहे हैं। दो समुदायों के बीच नफरत इतनी फैल गई है जैसे कि इजराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच हो, ऐसी नफरत है। मुझको अगर ठीक से याद पड़ रहा है तो जब
इजराइल में काम करने वाले लोगों की कमी हुई, क्योंकि फिलिस्तीन के मोर्चे पर इजराइल ने सबको झोंक दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान से मजदूरों की भर्ती करके उनको इजराइल भेजा था काम करने के लिए। तो उनको फिक्र है, दुनिया के बहुत सारे देशों की फिक्र है, लेकिन मणिपुर की भी फिक्र होनी चाहिए। मुझको अच्छा लगा था, राहुल गांधी के हाथ में ताकत कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो मणिपुर जाकर आए थे। लोगों से मिलना अपने आप में एक हमदर्दी देना होता है, उनका साथ देना होता है। मैं कितनी बार इस बात को कहूं कि मैं इंतज़ार कर रहा हूं नरेंद्र मोदी के मणिपुर जाने का, उसके बारे में खुलासे से बोलने का। मन की दो बातों के बीच में उनको अपने मन की इस छुपी हुई बात को भी अब उजागर करना चाहिए कि वो मणिपुर के बारे में क्या सोचते हैं। आपको अगर मेरे सवाल जायज़ लगते हैं, आपको लगता है कि मैंने बिना किसी दुर्भावना के लोकतंत्र के हित में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हित में, मणिपुर की जनता के हित में ये सवाल उठाए हैं, सबसे अधिक तो नरेंद्र मोदी के हित में, क्योंकि इतिहास देखते चल रहा है। इतिहास दर्ज थोड़ा रुक के करता है, साल 2 साल 3 साल बाद दर्ज करता है। मैं चाहता हूं कि वो इतिहास में एक बेहतर तरीके से दर्ज हों। मैं भारत के प्रधानमंत्री का, व्यक्ति के रूप में ना सही, मैं प्रधानमंत्री का, इस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का शुभचिंतक हूं। मैं चाहता हूं कि इस पद की गरिमा बनी रहे, गौरव बना रहे। प्रधानमंत्री देश के प्रति, पूरे देश के प्रति, एक एक इंच के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाते रहें। आपको अगर मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। आपको लगता है हिंदुस्तानी लोकतंत्र के बारे में सोचने वाले आपके दोस्त परिचित कोई हैं तो उनको भी भेजिएगा। अगर आपके दोस्त परिचित महज इतनी समझ रखते हैं कि किसी एक बाजारू साहित्य महोत्सव में कोई एक उर्फी जावेद नाम की एक मॉडल या कोई एक्ट्रेस है, उसके जाने को लेकर लंबे चौड़े विचार विमर्श करते रहें, बहस करते रहें, अगर आपके दोस्त वैसे हैं उनको मत भेजिएगा ये। लेकिन अगर आपके दोस्तों में थोड़ी जिम्मेदार समझ रखने वाले लोग हैं तो उनको भेजिएगा ये बात, उनको भेजिएगा। मणिपुर पे और प्रधानमंत्री के बारे में मैंने जो कहा है भेजिएगा। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ इस देश को लेकर, इतिहास में ये किस तरह दर्ज होगा और ख़ासकर मणिपुर का जो वर्तमान है इसका क्या होगा, क्या इसका रास्ता निकाला जा सकता है। मैं फिक्रमंद हूँ। मेरे शहर में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने एक कैंडल मार्च निकाला था मोमबत्तियाँ लेकर। मेरे परिचित नहीं थे उसमें कोई भी। एक अनजान व्यक्ति की तरह मैं जाकर कुछ देर उसमें खड़ा हुआ था। और भी अगर कोई ऐसा मार्च निकलेगा तो मैं जाना चाहूँगा। मेरी हमदर्दी है मणिपुर के साथ में। मैं वहाँ जाकर तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं भारतीय लोकतंत्र की जवाबदेही और जिम्मेदारी के बारे में जो कह रहा हूँ इस बारे में सोच के देखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको ठीक लगे लिखिएगा। कोई उकसाऊ भड़काऊ बात मत लिखिएगा, जिम्मेदारी की बात लिखिएगा। लोकतंत्र जिम्मेदारी का नाम है, भड़काने, आग लगाने, नफरत फैलाने का नाम नहीं है, चाहे बहुत सारे लोग वही क्यों न कर रहे हों आज। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं तो आप हेलमेट पहन कर रहिए, चलाते हों या पीछे बैठे हों। कानून तो आपसे उम्मीद करता है कि 4 बरस से ऊपर बच्चे को लेकर भी आप चल रहे हैं तो आप हेलमेट लगाइए। अगर आप पगड़ीधारी सिख हैं तो ही आपको छूट है, लेकिन पगड़ीधारी सिखों के परिवारों को छूट नहीं है। तो बाकी तमाम लोग जो हैं उनको अपने सिर पर हेलमेट लगाकर, बेल्ट बांधकर ही दोपहिए चलाने चाहिए, उस पर बैठना चाहिए।
जान है तो जहान है। किसी सड़क हादसे में बड़ी बुरी मौत होती है, ब्रेन हेमरेज होता है तो लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, लोगों का बदन का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है, कोमा में चले जाते हैं। बेहोशी के चलते चलते आप बरसों तक बेहोश रह सकते हैं और बिना होश में आए मर सकते हैं। परिवार का बहुत खराब हाल होता है। सिर जब फटता है सड़क के हादसे में, अगर हेलमेट नहीं लगाया है तो जैसा किसी रिक्शा ठेले से एक तरबूज गिर जाए और फट जाए, उससे भी बुरी तरह फटता है सिर। अपने परिवार पर एहसान कीजिए। अगर दोपहिए पर जा रहे हैं घर के बाहर तो जिंदा लौटने के लिए हेलमेट लगा कर रखिए। हेलमेट पुलिस के लिए नहीं है, पुलिस से बचने के लिए नहीं है हेलमेट, मौत से बचने के लिए। फिर मिलेंगे।